हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ज्ञान स्तरी क्लासेस में। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जो बहुत ही क्वेश्चन आते रहते हैं, हर ही एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप एक चीज समझिए। ठीक है, एक आपने सुना होगा कि जो ट्राइब्स और शेड्यूल ट्राइब्स में क्या फर्क होता है। ठीक है, शेड्यूल का मतलब ये होता है कि ऐसी जनजातियां या ऐसी ट्राइब्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें शेड्यूल लिस्ट में शामिल हो गई हो। ठीक है, या जिनको वहां पे शेड्यूल किया गया हो, तो वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, अगर इनको शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा मिल गया तो उसके क्या बेनिफिट होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जैसे कि एक होता है सबसे फर्स्ट की रिजर्वेशन मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा कोई भी एग्जाम हो तो उसमें SC और ST ऐसे देखो इनके लिए रिजर्वेशन होता है, तो शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो इनको रिजर्वेशन मिलेगा। बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं इनको। तो ये सब चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ट्राइब्स और शेड्यूल ट्राइब्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब अगर हम बात करेंगे अपना जनगणना होती है भारतीय जनगणना के अकॉर्डिंग कि क्या मतलब अभी इस टाइम पे भारत की जो जनजातियों को लेके क्या 2011 की जनगणना में कहा गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो ट्राइब्स ऑफ इंडिया शेड्यूल्ड ट्राइब इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो इसके अकॉर्डिंग कितनी जनसंख्या है इनकी, पूरी ऑल ओवर जनसंख्या की। तो पूरी ऑल ओवर जनसंख्या की इनकी जो जनसंख्या है वो है आपकी 10.45 करोड़। याद रखिएगा परसेंटेज में कितनी है, 8.6%। तो ये कुछ बात थी जो यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि कितना परसेंट पूरी जो भारत की जनसंख्या उसकी कितने परसेंट जनसंख्या शेड्यूल ट्राइब की है। तो आप क्या मारोगे, 8.6%। अगर नंबर्स में बात करें तो कितनी है, 10.45 करोड़। ओके, तो ये चीज समझ में आ गई होगी, यही बात की गई है भारतीय जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग शेड्यूल ट्राइब की क्या सिचुएशन है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट दूसरे। तो नेक्स्ट क्या है, देखिए जो ये शेड्यूल ट्राइब होती हैं तो इनका कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होगा। क्राइटेरिया का मीन्स ये हुआ कि जैसे सरकार निर्धारित करती है कि ये शेड्यूल ट्राइब्स में आएंगे। ठीक है, तो उनका क्या क्राइटेरिया रहता है कि किस अकॉर्डिंग इनको डिसाइड किया जाता है। तो सबसे पहला होता है कि ये प्रीमेटिव ट्रेड्स। प्रीमेटिव का मतलब होता है पुराना। ठीक है, हालांकि अब तो इसको हटा दिया गया है। इसको मैं से एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे धनुष बाण सभी ने देखा होगा कि धनुष चलाते थे जितनी भी जनजातियां थी, आदिवासी लोग थे। तो ये जो उनकी प्रीमेटिव ट्रेड्स होती है उनके अकॉर्डिंग सरकार डिसाइड करती है। हालांकि अब जो ये क्राइटेरिया था उसमें से इसको हटा दिया गया है। दूसरी बात करें इनकी जो जियोग्राफिकल आइसोलेशन होता है, देखिए जो ये जनजातियां होती हैं शेड्यूल ट्राइब्स, ये हमेशा जो हमारी मुख्य धारा होती है उससे कटी हुई होती हैं, ना ही सिर्फ हमारे ट्रेडिशनल या जो एजुकेशन हुई उससे, बल्कि जो जियोग्राफिकल रूप होता है उससे भी ये बहुत अलग होती है। कि आपने सुना भी होगा अपनी रियल लाइफ में कि जो ज्यादातर जनजातियां वो कहाँ पाई जाती हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ पे किसी का आना जाना ना हो, क्योंकि ये बहुत ही साई होती है, मतलब कांटेक्ट करने से ये लोग डरते हैं। ठीक है, कि हमारे कल्चर को जानते नहीं है, इनकी कल्चर हमारी कल्चर अलग होती है, इसलिए बहुत सारे इलाकों में होता भी है क्योंकि जो नॉर्मल हम लोग होते हैं उनका आना जाने पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है। क्यों, क्योंकि उनकी जो कल्चर होती है उसकी भी तो हमें सुरक्षा करनी है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो जियोग्राफिकल रूप से आइसोलेट हो, तो एक दूसरा नंबर ये होता है। दूसरा क्या होता है कि जो इनकी साई ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, वो कांटेक्ट करने से डरती है। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि ये इकोनॉमिक रूप से या इकोनॉमिकली बहुत ही बैकवर्ड होती है। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया जो आपको समझ में आ गई होंगी कि किसी को अगर शेड्यूल ट्राइब घोषित किया जाता है तो उसके क्या क्राइटेरिया रहते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वन पे कि जो मिनिस्ट्री, सबसे बड़ा बात ये है कि जो ये काम करता है शेड्यूल ट्राइब के लिए हमारे यहाँ पे, तो वो कौन सा मंत्रालय है। ठीक है, अगर हम मंत्रालय की बात करेंगे तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये चीज आती है। तो सबसे पहले आप समझिए कि द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, वो उसके अंतर्गत काम करता है। और ये कब सेटअप हुआ था, तो 1999 में। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि मैम आप बता रही हो ये 1999 में सेटअप हुआ था, उससे पहले ये कौन काम करता था। ठीक है, तो उससे पहले कौन काम करता था, तो जो आपका एम्पावरमेंट विद द जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्ट्री है उसके तहत ये काम होता था। अब हम इसकी बात करते हैं कि पूरी लेके आए हैं प्रोसेस की कौन काम करता था। तो देखिए, तो द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट फ्रॉम मई, इसने कब से काम किया, 1998 से 1999 के बीच में। ठीक है, तो ये काम करता था। उससे पहले कौन करता था, तो आदिवासी मामलों, इस मंत्रालय के गठन से पहले आदिवासी मामलों को संभाला जा रहा था। तो नीचे कुछ है, एक तो गृह मंत्रालय का एक प्रभाग था आदिवासी प्रभाग, उसने संभाला 1985 तक। ठीक है, 1945 यानी स्वतंत्रता के बाद से। और उसके बाद फिर इसको कल्याण मंत्रालय संभाल रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर। तो ये चीजें थी, कुछ समझ में आ गई होंगी। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन की।
नेक्स्ट एक बहुत ही चर्चा में रहता है, जो आप देखोगे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है, ये बहुत चर्चा में रह रहे हैं। तो ये क्या होते हैं पीबीटीजी, इनके बारे में आपको ध्यान देना होगा। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप होते हैं मतलब कि जो बहुत ज़्यादा ही पिछड़े हों, ठीक है, जिनको बहुत आवश्यकता है कि उन पर ध्यान दिया जाए तभी उनका उत्थान हो सकता है। इनकी घोर रूप से पिछड़ा जो जनजाति होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। तो ये आदिवासी समूह में अधिक कमजोर होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि इनको इनके विकास के लिए ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है। तो सरकार अपने आसानी के लिए मतलब इन लोगों पे ज़्यादा ध्यान देगी जो पीबीटीजी होती हैं। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अभी टोटल कितने हैं ये, तो अभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 75 पीबीटीजी है। ओके, मैं एक डाटा लेके आई हूँ जो मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है वहीं से डायरेक्ट उठाया, वहाँ तो बहुत बड़ी पीडीएफ होती है, और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो उसको उठा के लाई हूँ। तो अगर आपको किसी एग्जाम में देखना पड़ेगा कितनी टोटल पीबीटीजी हैं या पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं, तो आप कितना मारोगे 75, मैम ने बताया था, क्योंकि 1993 में कितने जोड़े गए थे, 23 जोड़े गए थे। पहले कितने थे, 52 थे 1975 के बाद, जब 23 जोड़े गए तो कितने हो गए अब 75 है पीबीटीजी, ठीक है। तो इसको मैं लेके भी आई हूँ, ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। अब इनके क्या क्राइटेरिया होते हैं, कैसे निश्चित किया जाता है कि जो पीबीटीजी इनकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, कैसे निश्चित करेंगे कि पीबीटीजी में आते हैं, ठीक है। एक तो इनकी बहुत ही कम जनसंख्या होती है, ठीक है। सेकंड वन होता है कि फिजिकली आइसोलेटेड होते हैं। अब्सेंस ऑफ इनकी कोई रिटन लैंग्वेज नहीं होती है, सिर्फ ये बोल बोल के इनका कुछ निश्चित नहीं होता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़े होते हैं, स्लोअर रेट मतलब खुद को इतनी जल्दी नहीं डाल सकते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रही है तो अपने आप को टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनकी एजुकेशन तो बिल्कुल ही नहीं होती है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड आर हैविंग लो हेल्थ इंडिसेस, ठीक है। तो इनका जो स्वास्थ्य सूचकांक हुआ, शैक्षिक आर्थिक प्रगति वो बहुत कम होता है। तो ये होते हैं पीबीटीजी, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन देखते हैं इनके बारे में। ये मैं एक डाटा उठा के लाई हूँ, जितनी भी 75 है तो कहाँ पे कौन सी क्या किस स्टेट की क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो आप देख लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, बाकी ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर स्पेशली पढ़ना चाहो तो उसके लिए। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिसाइड वो चर्चा करते हैं उस पर। आपने सुना होगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, बहुत चर्चा में रहता है ये। तो ये कब सेटअप हुआ था, तो ये सेटअप हुआ था 2004 में, याद रखिएगा। एक अमेंडमेंट हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल जो 338 था उसमें अमेंडमेंट होता है और एक नया आर्टिकल जुड़ता है जिसको हम बोलते हैं 338 और ए, ठीक है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट 89th अमेंडमेंट हुआ था। कब हुआ था, 2003 में। और इससे क्या होता है, एक आर्टिकल जुड़ता है 338 का ए, और इसी में बात की जाती है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। अब इसकी विशेषता की हम बात करें तो इसके जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होते हैं, अगर चेयरमैन की बात करें तो क्या होते हैं, कमीशन के मतलब जो चेयरमैन होते हैं वो किस रैंक के होते हैं, तो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के होते हैं। एंड वाइस चेयरमैन की बात करें तो वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं उसके होते हैं, ठीक है, राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। तो अब समझ में आ गया होगा कि कौन सा अमेंडमेंट था, तो अमेंडमेंट था आपका 89th अमेंडमेंट, ओके। कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 2003 में। अगर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्या है। देखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन से रिलेटेड है। एक एकलव्य मॉडल आया था सरकार के द्वारा, ठीक है। जो ये एसटी ग्रुप के बच्चे होते हैं इनकी एजुकेशन मतलब चाइल्ड होते हैं उनकी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक एकलव्य स्कूलों की शुरुआत की थी, ठीक है। कब शुरुआत की तो याद रखिएगा 1997-98 में ये आए थे, टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट इन रिमोट एरियाज। तो समझ में आ गया होगा कि एकलव्य जो स्कूल थे इनका मोटिव क्या था। सेकंड बात करते हैं, आपने एक सुना होगा ट्राइफेड करके, ठीक है। तो ये ट्राइफेड का काम क्या होता है, अगर आप एसटी की बात करते हो तो ये मैक्सिमम क्या जितनी भी चीजें बनाते हैं जिनका निर्माण करते हैं वो किससे संबंधित होती हैं, जैसे कि जंगलों में कुछ संबंधित है, जंगलों से वो सब चीजें इकट्ठे करते हैं मतलब कच्चा माल के तौर पे, और फिर वो उनसे बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जैसे किसी ने टोकरी बनाई या कुछ भी बनाया, ऐसे वो प्रोडक्ट तैयार करते रहते हैं। तो उनको मैनेज कौन करता है, तो वो ट्राइफेड के तहत मैनेज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन चलते हैं, भाई ट्राइफेड के बारे में बात की गई है।
अब लोकेशन ऑफ ट्रैवल फ्री कुछ म्यूजियम बनाए जा रहे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में बनाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में रायपुर में बनाया जा रहा है, गुजरात में राजपीपला में बनाया जा रहा है, झारखंड में रांची में बनाया जा रहा है। तो ये कुछ चर्चा की बात है। अब सबसे इम्पोर्टेंट देखिए कि सबसे ज्यादा जो एसटी हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज समझाती हूँ कि ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग मैंने डाटा यहाँ पे लिया है। ओके, ये बात आप याद रखिएगा। अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जो शेड्यूल ट्राइब है, परसेंटेज कितनी है ऑल ओवर पॉपुलेशन की, तो फर्स्ट पेज पे ही पढ़ा था 8.6% है। लेकिन अगर हम बात करें कि किस स्टेट में या कौन सी यूनियन टेरिटरी में है, तो यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा है जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग एसटी पाई जाती हैं, शेड्यूल ट्राइब्स पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं आपके लक्षद्वीप में। सेकेंड वन मिजोरम स्टेट हो गया। तो अगर वो पूछता है यूटी तो आप क्या लगाओगे, लक्षद्वीप। पूछता है स्टेट के अकॉर्डिंग तो क्या लगाओगे, मिजोरम। ओके, लेकिन सबसे ज्यादा ऐसे ही ऑल ओवर पूछता है तो लक्षद्वीप हुआ, मिजोरम हुआ परसेंटेज के अकॉर्डिंग। फिर आपका नागालैंड, मेघालय और लद्दाख। बॉटम में सबसे कम जो जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स पाई जाती हैं वो है उत्तर प्रदेश में अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। सेकंड वन तमिलनाडु, थर्ड हो गया बिहार, फिर केरला, फिर उत्तराखंड। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक तो लक्षद्वीप हो गया सबसे ज्यादा में, यूटी में, स्टेट में हो जाएगा आपका मिजोरम, एंड सबसे बॉटम में सबसे कम कहाँ पे, तो यूपी में। ओके, तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, भारत में राज्यों में सबसे अधिक, ठीक है, कि कहाँ पे मतलब ये हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन है इंडिया में। ये बात परसेंटेज के अकॉर्डिंग नहीं की है, ये नॉर्मल है पॉपुलेशन में। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है शेड्यूल ट्राइब्स की वो है मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। एमपी में सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब है। ओके, अगर यूटी के अकॉर्डिंग पूछता तो क्या लगाते हैं आप, लक्षद्वीप। ओके, और स्टेट मिजोरम। अब बात करते हैं सेकंड, परसेंटेज के अकॉर्डिंग पूछता तो आप लगाते हैं लक्षद्वीप और मिजोरम। महाराष्ट्र में है, फिर है आपकी उड़ीसा में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर राज्यों में सबसे अधिक जनजातीय आबादी होगी तो क्या है, एमपी, महाराष्ट्र। ठीक है, एंड सेकंड है आपका उड़ीसा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वन देखते हैं, भारत के संविधान में क्या प्रोविजन है इनको लेके। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि जो आर्टिकल 366 है उसका जो क्लॉज 25 है वो शेड्यूल ट्राइब को, मतलब जो शेड्यूल्स होती हैं उनको संबोधित करता है। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 342 के तहत। तो आप ये याद रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत 366 और क्लोज के 25 में शेड्यूल जितनी भी ट्राइब्स हैं उनको शेड्यूल ट्राइब कहा गया है। ठीक है, तो ये कुछ बात थी, आप याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। आप सबसे बड़ी बात कि इनको किसी भी ट्राइब है तो उसको शेड्यूल ट्राइब कैसे घोषित किया जाएगा। मैक्सिमम तो घोषित की जा चुकी है, लेकिन इसकी प्रोसेस क्या है ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर हम इस बात की बात करते हैं तो या तो जो पहले ही शेड्यूल्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में वो हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर किसी नई ट्राइब को आपको शेड्यूल ट्राइब घोषित करना है तो उसके लिए क्या होता है, तो उसके लिए गाइस होता है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट। याद रखिएगा, जब अमेंडमेंट होता है फिर जो हमारे राष्ट्रपति महोदय जी होते हैं वो घोषित कर देते हैं कि ये जो मतलब शेड्यूल ट्राइब है वो, ये जो ट्राइब है वो शेड्यूल ट्राइब घोषित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया हो, ये राष्ट्रपति के द्वारा घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट लेके आई हूँ कि किसी स्टेट की क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए आंध्र प्रदेश इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाता है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में संताल बहुत इंपॉर्टेंट है, गोंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और थारू जनजाति भी इंपॉर्टेंट है। थारू क्यों है, क्योंकि जो थारू जनजाति है ये दिवाली को शोक की तरह मनाती है। अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो दिवाली को शोक की तरह मनाती है, तो थारू जो जनजाति है ये जो दिवाली का पर्व होता है इसको शोक पर्व के रूप में मनाती है। कैसे मनाती है, शोक पर्व। ओके, तो इसको गाइस याद रखिएगा। नेक्स्ट वन चलते हैं, जहां जहां मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं बता दूंगी। छत्तीसगढ़ में भी आपकी गोंड पाई जाती है, गोवा में आपकी गावड़ा हुई ये है, झारखंड की फिर से संताल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा यार, संताल पाई जाती है। मुंडा हो गया, हो जनजाति हुआ, तो ये सब कहाँ की है, झारखंड की है। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है, हमने बात भी की थी। तो यहाँ पे भील पाई जा रही है, गोंड पाई जा रही है। भील जनजाति सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। तो ये कुछ जनजातियां जो पाई जाती हैं। ठीक है, इनसे जो डिस्कस है क्वेश्चंस वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और लास्ट में जिसकी मुझे ट्रिक लगेगी, क्या मुझे इसकी ट्रिक बतानी चाहिए, तो वो हम बताएंगे। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में वैसे भी मैंने कहा था कि शेड्यूल टाइप सबसे कम पाई जाती है। तो ऐसे गोंड वहां पे पाई जाएगी, नायक पाई जाती है, ओझा पाई जाती है, खारवार पाई जाती है। उत्तराखंड में आपकी थारू पाई जाती है, जो बताया था दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाई जाती है।
जौनसारी पाई जाती है। जौनसारी के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात करें कि तो ऐसी कौन सी ट्राइब है जिसमें बहुपति प्रथा फेमस है। यहाँ के लोग ना मतलब एक ही जो शादी हुई है इसकी तो उसी के देवर एवर जितने लोग भी होते हैं उन सबसे शादी कर दी जाती है, यानी कि एक स्त्री के बहुत सारे पति होते हैं। तो जो ये ट्रेडिशनल है मतलब ट्रेडिशन वो प्रथा है वो कहाँ पे है, तो वो है आपकी जौनसारी। ओके, जौनसारी ट्राइब्स में होती है। वेस्ट बंगाल अरुणाचल प्रदेश में कोई भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वन देखते हैं। नागालैंड है, नागालैंड में नागा जनजाति पाई जाती है। त्रिपुरा में त्रिपुरी हुई, और ये दादरा नगर हवेली में हुई कोकना डूडिया, तो ये कुछ जनजातियां हैं, ठीक है। दमनदीप की हो गई। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। किस भारतीय राज्य में विच इंडियन स्टेट हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइब्स? हमने डिस्कस किया था, क्या होगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। किस राज्य में होता है, तो होता है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, एमपी में सबसे ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनजाति कौन सा है, ठीक है। विच इज द मोस्ट पॉपुलस ट्राइब्स इन इंडिया, तो उसका गाइड इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट देखिए, अगर पहले नंबर पे है भील, जिसकी ऐसी जनजाति है जिसकी संख्या भारत में सबसे ज्यादा है। सेकंड अगर पूछता है तो वो कौन सी हो जाएगी, गौंड। ओके, तो ये याद रखिएगा, भील फर्स्ट नंबर पे, गौंड है। उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भील। नेक्स्ट वन देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसको समझाया भी गया है कि जो सेंसस है 2011 इसके अकॉर्डिंग भील इज द मोस्ट पॉपुलस ट्राइब विद टोटल पॉपुलेशन इसकी इतनी है, ठीक है। गौंड सेकंड लार्जेस्ट है, तो इसको आप याद रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे बताया गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के भारत के किस राज्य में गारो खासी और भारत के किस राज्य में गारो खासी और जैंतिया जनजातियां हैं, ठीक है। ये पूछ रहा है कि किस राज्य में गारो खासी और जैंतिया जनजाति है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेघालय। मेघालय में गारो खासी और जयंतिया तीन तरह की जनजाति पाई जाती है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन देखते हैं कि जो डफला जनजाति है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। तो डफला ट्राइब इज फाउंड इन विच स्टेट, तो इसका आप क्या लगाओगे, ए, अरुणाचल प्रदेश में डफला जनजाति पाई जाती है, ठीक है। तो किसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट बनता है जो बार्ली जनजाति है, जो बार्ली ट्राइब है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो उसका आप क्या लगाओगे, महाराष्ट्र। ओके, थर्ड महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन देखते हैं। आंगमी आंगमी और जो आओ जनजातियां हैं, ठीक है, आओ, आंगमी एंड आओ ट्राइब, ठीक है। तो जो पीछे चार्ट है वो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नागालैंड। ओके, नेक्स्ट वन है आपकी भोटिया और भूटिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पे पाई जाती है, तो जो भूटिया है ये आपकी पाई जाती है यूके में। यूके इट मीन्स उत्तराखंड। जो भूटिया पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी सिक्किम में। तो इसके बारे में देखते हैं, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड और सिक्किम। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड और सिक्किम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। गद्दी, देखो इसको याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि गद्दी किस राज्य में पाई जाने वाली एक प्रमुख जनजाति है। तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश यानी कि बहुत ही ठंडा इलाका की नॉर्थ में है, ठीक है। वहाँ बर्फ पड़ती रहती है, तो वहाँ के लोग जो जनजाति होती है वो किस तरह के कपड़े पहनती है, एकदम गद्दीदार पहनती है, कि वहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। तो आप कैसे याद रखोगे, गद्दी से गद्दीदार और हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, उड़ीसा में जो सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो जो उड़ीसा में सबसे बड़ी जनजाति है वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, खोंड, ठीक है। कहीं पे खोंड भी कहा जाता है, खोंडा, अलग अलग नाम होते हैं, तो वी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन देखते हैं। भारत के जो निम्नलिखित ये बताए गए हैं कि 6 जनजातियां, टोडा हो गया, कोटा हो गया, कुरुम्बा हो गया, रूला हुआ, पनियन हुआ, तो ये कहाँ पे पाई जाती हैं, तो ये पीबीटीजी है, पीबीटीजी ग्रुप है, तो उसके बारे में बात करते हैं, तो ये तमिलनाडु हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये तमिलनाडु में कुछ पाई जाने वाली जनजातियां। कालबोलिया नृत्य किस राज्य में कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है, कालबेलिया डांस, ठीक है। तो ये जो राजस्थान की ट्राइब्स होती हैं उनका एक फोक डांस है। तो ये कालबेलिया कहाँ का फेमस है, राजस्थान का फेमस है। तो आज के में इतना ही है। सो थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।